400 पार, यह बात कोई नया नहीं है, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री यह बात क्यों बोल गया? यह नंबर का गेम प्रधानमंत्री को तो समझ में आता नहीं है, फिर बोल क्यों गया? दरअसल इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक व्यक्ति का दिमाग है, नाम अमित शाह। सियासत का चाणक्य नरेंद्र मोदी का वो बैकबोन, जिसने तैयार किया नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा अस्त्र जो पर्दा पर सबसे आगे रहता है और दुनिया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला वो शख्स अमित शाह। अमित शाह देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद से वो तमाम पहलुओं को बारीकी से सोचने के बाद, उसको रिसर्च करने के बाद एक अलग रणनीति सेट की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चुने गए और यह कहा गया कि अब नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरे के तौर पर देश भर में प्रचार प्रसार करेंगे, तो बीजेपी के उस वक्त जो सहयोगी थे, क्योंकि बीजेपी यानी भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा के जो बुरे वक्त में साथ दे रहे थे, वो साथ छोड़ने को आतुर दिखे। कईयों ने तो सामने से प्लेट छीन ली। ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे और देश के दूसरे राज्यों की कहानी बताने से पहले बिहार लेके आते हैं। बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, लंबे समय से एनडीए के साथ थे और बिहार में सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक झटके में नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ लिया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नीतीश ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर मैं नहीं जाऊंगा। आज इसी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि अब मैं कसम खाता हूं कि वापस कभी नहीं जाऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। इस जाऊंगा और नहीं जाऊंगा के पीछे केवल एक शख्स अमित शाह, एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार को पलटू मार बना कर रख दिया। हालांकि नीतीश कुमार के लिए नाम, यह पहचान कोई फर्क नहीं रखता है। नीतीश अपनी सुविधा की सियासत करते हैं, जहां वो कंफर्टेबल लगते हैं वहां वो सियासत की बिसात को बिछाते हैं। लेकिन भाजपा के लिए नंबर 2 से आज 300 के पार ले जाने का जो श्रेय है वो केवल और केवल अमित शाह को है। देश की संसद में भाजपा कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी थी इतिहास के पन्नों में, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बीजेपी में एक्टिव नहीं हुई। समझ में नहीं आता कि अमित शाह ऐसी कौन सी राजनीति की रणनीति बनाते हैं जिसके बिसात पर हर कोई आकर फिसल जाता है। आसान भाषा में आपको समझाए कि अमित शाह एक ऐसे गाड़ी के ड्राइवर हैं, ऐसे बस के ड्राइवर हैं जिस बस का समय फिक्स है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में खुलेगी और तमाम राज्यों से होते हुए संसद पहुंच जाएगी। और इस सीट पर जो ड्राइवर के बगल में जो पहला जो यात्री होगा वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी को बिठाकर अमित शाह देश के भ्रमण पर निकले और उन्होंने अपने लिए उस बस को, जिसमें 400 पार का नारा दिया गया, उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें वही उम्मीदवार बैठ रहे हैं, उसमें वही लोग बैठ रहे हैं जिसके हाथ में कमल का फूल है, या फिर वो कमल के फूल को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा हर व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन उसके लिए रणनीति बनाने का काम किसने किया? बीजेपी के चाणक्य, देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का गौरव, या देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अमित शाह। ऐसा बार बार बिहार सहित कई राज्यों में सवाल उठते रहे कि अमित शाह एक ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी दल के अंदर भूचाल मचा सकते हैं। ऐसा क्यों? साम दाम दंड भेद, कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मेरा मानना होता है कि प्यार और राजनीति में कुछ भी नाजायज नहीं होता है।
आप जो कीजिए, जितना करिए, खुद की चाहत में खुद को मजबूत बनाने के लिए और दूसरे को पाने के लिए सब कुछ वाजिब होता है। इसलिए प्यार वो दलदल है जिसके अंदर जितना समाइएगा उतना ही आप उसके करीब जाइएगा, और सियासत वही दलदल है, वही कीचड़ है जिसके अंदर जितना रंगिएगा उतना ही तप कर आप बाहर निकलिएगा और आप मजबूत होइएगा। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह की सियासत और भाजपा के 400 के आंकड़ों के पीछे का खेल क्या है। दरअसल जिस सर पर बाल नहीं है, जिस अमित शाह की भाषा शैली का हर कोई कायल है, उस दिमाग से इस तरीके की राजनीतिक रणनीति कैसे फिट होती है। दरअसल देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जो कभी भाजपा के सहयोगी हुआ करते थे और बीजेपी की नीतियों की वजह से उनका साथ छोड़कर चले गए। उनको भी अमित शाह ने अपने साथ लाने के लिए एक प्लान बनाया और जीत की गारंटी खुद बने, और लोगों के मन में अमित शाह ने यह भरोसा दिलाया, यह विश्वास दिलाया कि आप इस सफर पर एक ऐसे यात्री बस को पकड़िए, ऐसी ट्रेन को पकड़िए, एक ऐसे विमान को पकड़िए जिसका समय का निर्धारण निश्चित हो, जिसकी यात्रा का जो जगह है वो फिक्स हो, बीच में ना कभी वो डिरेल होगा और ना ही वो समय के बाद पहुंचे। समय भी फिक्स है, वो अमित शाह। तो अमित शाह को लेकर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, कई तरह के सवाल होंगे। दरअसल देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों के बीच नंबर का गेम है, नंबर का खेल है। संसद के अंदर अगर खेल बिगड़ता है तो नंबर से बिगड़ता है, और संसद में खेल बनता है, गेम बनती है, सरकारें बनती है तो केवल नंबर से बनती है। सरकार बनाने के लिए ना कोई वादा की जरूरत होता है और ना ही किसी भरोसे की जरूरत होता है। सरकार बनाने के लिए संसद के अंदर बस नंबर की जरूरत होती है। जिसकी संख्या भारी उसकी सरकार। देश के अंदर जातिगत गणना के नाम पर यह बातें कही जा रही थी कि जातिगत आरक्षण कराई जाए, जातीय गणना कराई जाए, जातियों के आरक्षण का लाभ दिया जाए। इन तमाम बातों को दरकिनार कर अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह ने देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की, पार्टियों की ताकत को पहचाना। अमित शाह ने उन तमाम राज्यों के उन नेताओं की ताकत को टटोल कर उनके अंदर इस बात का एहसास कराया कि आपकी ताकत ये और मजबूत हो सकती है जब ये ताकत हमारे साथ आएंगी, और ये हुआ। दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी तब ज्यादा परेशान हो गए जब बिहार ने एक ऐसा प्रयोग किया जिस प्रयोग में अमित शाह के सपने टूट गए। बिहार में तमाम विपक्षी नेताओं को देश भर में गोलबंद करने की एक प्रयोग किए गए, और इस प्रयोग की पाठशाला के सबसे बड़े प्रोफेसर के तौर पर, सबसे बड़े प्रिंसिपल के तौर पर नीतीश कुमार उभर कर सामने आए 2019 के बाद चुनाव में। 2022 के चुनाव की बात करें हम, 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार साथ रहे। 2024 के चुनाव के पहले 2020 में बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2024 के पहले नीतीश कुमार को खुद प्रधानमंत्री बनने की ललक मन में थी ही, अभी भी है, लेकिन अब शायद सामने नहीं आएगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनना है तो नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे मुझे मजबूत होना होगा। तो उन्होंने देश के अंदर जो नाराज लोग थे बीजेपी से या जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक मजबूत गठबंधन बना लिया, और उन्होंने कहा कि ये अलायंस नरेंद्र मोदी के मुकाबले, और इस अलायंस का असर यह हुआ कि अमित शाह के माथे पर पसीने आने लगे। फिर अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह ने सबसे पहले उस प्रयोगशाला के प्रोफेसर की ही क्लास से विदाई करवाई। नीतीश कुमार को इस तरीके से अमित शाह ने अपने शतरंज के चाल में फंसाया कि नीतीश बेचैन हो गए। जिस प्रयोगशाला में नीतीश कुमार देश के नेताओं को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रयोगशाला से निकलकर बेचैनी में बाहर आने को बेताब दिख रहे थे, और अमित शाह का ये प्लान सेट हो गया। नीतीश गठबंधन से बाहर हो गए और बीजेपी के साथ आ गए, अमित शाह के साथ आ गए, और अचानक ये सब हो रहा था। नीतीश साथ आए तो बीजेपी एक बड़े मंसूबे को, अमित शाह जो रणनीति थी उसे सफलता से उन्होंने हासिल कर लिया। फिर क्या था,
नरेंद्र मोदी संसद के अंदर पहुंचे, बोले कि इस बार 375 के पार और 400 के पार आंकड़ा बढ़ा। तो नरेंद्र मोदी बोलकर आ गए, लेकिन इस आंकड़े को हकीकत में कौन पूरा करेगा, यह होने लगा। बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवाक रह गए सुनकर। लेकिन एक शख्स जो उस वक्त मौजूद चिंतन में था, वो इस बात से थोड़ा भी चिंतित नहीं दिखा। उसने कहा कि अगर आपने कह दिया तो हम उसे पूरा करेंगे। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह ने क्या कुछ किया। अमित शाह देश भर के उन नेताओं को, छोटी छोटी पार्टियों की ताकत को टटोलकर उनको इकट्ठा किया और उन पार्टियों को एनडीए का हिस्सा बनाकर, एक मजबूत एनडीए दिखाकर, उन देश भर के नेताओं को एकजुट करके अमित शाह ने अपने चाणक्य, अपने रणनीति का फैसला लिया। और उस फैसले की वजह से आज इंडिया गठबंधन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, एनडीए के बनस्पत। अब अमित शाह ने क्या कुछ किया वो भी हम आपको बताएंगे कि अमित शाह किन किन राज्यों में किन किन नेताओं को तोड़कर, किनको जोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाए और विपक्ष की ताकत को कमजोर करते गए। दरअसल यह बात विपक्ष को समझ में नहीं आई। विपक्ष के नेताओं को यह बात लगता रहा कि वो अपने अहम की लड़ाई में रहेंगे, टकराहट में रहेंगे, सीटों के साथ समझौता नहीं करेंगे, बड़े दल होने का दावा करेंगे। लेकिन इधर बीजेपी कई राज्यों में छोटे दल की भूमिका में आ गई। बीजेपी ने समझौता करने से कहीं कोई परहेज नहीं किया। और उदाहरण फिर से बिहार लेके आएंगे। बिहार में जेडीयू के 16 सिटिंग सांसद थे और उन्होंने कहा कि मैं 16 सिटिंग सांसदों के नाम पर कोई समझौता नहीं करूंगा। बीजेपी ने कहा कि ठीक है, आप कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 16 सीटें हमने दी। जबकि वही इंडिया गठबंधन के अंदर देश के कई राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कांग्रेस पार्टी अपने जीत पर अड़ी रही कि नहीं भैया, ये हम नहीं कर सकते हैं। कई विधानसभा के चुनाव में समझौते नहीं हुए, चुनाव के नतीजे सामने हैं। लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी सामने है कि कई जगह गठबंधन है, कई जगह गठबंधन नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के आस में जो उनके अपने सहयोगी थे वो साथ छोड़कर आज अलग हो गए या फिर एनडीए के साथ चले गए। तो देश में जो लोग बीजेपी से अलग हैं, या तो वो इंडिया गठबंधन के करीब है या फिर इंडिया गठबंधन से भी बगावत करके अलग मोर्चा बनाए हुए हैं। कई नेताओं के फहरिस्त है। और अमित शाह के चाणक्य की इस रणनीति की चर्चा। अमित शाह बीजेपी का वो प्लानर जिसने सपना देखा है नरेंद्र मोदी के जुबान से, नरेंद्र मोदी के आंखों से। यानी मोदी अगर किसी लकीर को खींच देते हैं तो शाह उस लकीर को संसद की चारदीवारी तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो अमित शाह जो देश का चाणक्य, भारत सरकार के गृह मंत्री, जिनके कंधों पर देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। भारत को विश्व गुरु या भारत को विश्व के अंदर एक अलग पहचान बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो काम अमित शाह कर रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ाकर। और अमित शाह ने अपनी ताकत कैसे बढ़ाई, कुछ नामों की गिनती हम जरूर कराएंगे कि आखिर ये अमित शाह का मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक क्यों है और क्यों बीजेपी के इस रणनीति को विपक्ष के नेता नहीं समझ पाए। विपक्ष के नेता बीजेपी के इस स्ट्रेटजी को हल्के में लेकर अपने आप को कमजोर करते गए। 2024 के चुनाव के नतीजे जो भी निकलकर सामने आए, चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तो वो मालूम पड़ेगा कि किसकी ताकत और किसकी सोच ज्यादा प्रभावशाली और पहले निकल कर सामने आई। लेकिन सियासत में 2 कदम आगे चलने के लिए कई कदम पीछे भी हटना पड़ता है और ये देखने को मिला है। लेकिन देश की तमाम राजनीतिक हालातों के बीच अमित शाह राज्यों के अंदर, देश के कुल राज्यों की जो औसत वोटर हैं, उन वोटरों के लीडरों को अमित शाह ने सबसे पहले पहचाना, उनको टटोला और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। और किस जगह से कितने लोगों को जोड़ेंगे कि लाभ पहुंचेगा, यह अमित शाह ने किया। और इसके लिए अमित शाह के ऊपर जो भी आरोप लगते रहे, विपक्ष के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह साम दाम दंड भेद हर तरीके से, हर सीढ़ी पर वो चढ़ते हैं, हर पैदान पर चढ़ते हैं। लेकिन किसी पार्टी को जिताने के लिए उसके रणनीतिकार को अगर कोई फैसले लेने पड़ते हैं तो वो काफी सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। अमित शाह ने अब तक जो फैसले लिए, अगर उन फैसलों की चर्चा करें तो दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे पहले गठबंधन से अलग करके एनडीए खेमे में लाने के पीछे अमित शाह का यह मकसद था कि जिस नीतीश कुमार के चेहरे के साथ तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं, अगर उस
पूरे मंच को ही बिगाड़ दे, पूरे टेबल को ही बिगाड़ दे और मुख्य कुर्सी को ही हटा दें, तो उसमें घबराहट और बेचैनी आएगी और वो लोग गलत निर्णय लेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिला। नीतीश के जाते ही कई लोगों ने साथ छोड़ दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया और अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही तस्वीरें निकल कर सामने आई और जो लोग साथ हैं वो भी पूरी तरीके से एकजुट नहीं है। फिलहाल अमित शाह ने क्या कुछ किया उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह ने बिहार के बाद जिन राज्यों में सबसे बड़ा हथियार डाला वो उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी और जीतन मांझी को लेकर वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी के साथ, क्योंकि मल्लाहों के नेता थे मुकेश सहनी, बीजेपी उनको लेना चाहती थी। उपेंद्र कुशवाहा के नेता थे, जीतन मांझी दलित और पिछड़े जो महादलित परिवार के थे उनके नेता थे। इनको इकट्ठा करने की कोशिश में, हालांकि मुकेश सहनी अमित शाह के इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे और सीटों पर समझौता नहीं हुआ और मुकेश सहनी को आखिरकार छोड़ दिया गया। अमित शाह को यह लगा कि अब मुकेश सहनी से बात नहीं बनने वाली है और नीतीश कुमार अगर साथ है तो मुकेश सहनी बहुत डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी के साथ समझौता कर लिया गया और इन लोगों को लाकर, नीतीश को वापस लाकर बिहार में जिन 40 सीटों की दारोमदार थी उसे साधने के लिए एक बड़ा प्रयोग कर लिया गया और ये प्रयोग अब तक गठबंधन में जिस तरीके से सीट टिकट बंटवारा किया गया, उम्मीदवारों का चयन किया गया या फिर जिनको मैदान में उतारा गया, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी अपने मिशन को सफल करने के लिए या अमित शाह अगर भाजपा की बात करें तो उसमें केवल अमित शाह की बात करेंगे, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर के सामने आए हैं, ऐसे रणनीतिकार के तौर पर उभर के सामने आए जिसने देश के लोगों के बीच चुनाव जीतने के लिए अपने तर्कस के उन तमाम ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर लिया। नीतीश कुमार, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा उत्तर प्रदेश में चले बिहार के बाद, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई। सबसे पहले अखिलेश यादव के साइकिल को उन्होंने पंचर किया। अखिलेश यादव के साथ देने वाले नेताओं का साथ छुड़वा दिया। कई नेता थे, जयंत चौधरी उनमें सबसे प्रमुख थे। जयंत चौधरी आज कहाँ है सबको पता है। जयंत को तोड़ने का मतलब है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। उसके बाद जब तमिलनाडु की तरफ चलते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद केवल पूर्ववर्ती राज्यों की बात नहीं है, भारत के पश्चिमी और साउथ के जो राज्य हैं। जयंत चौधरी के बाद ओपी राजभर वो जो वहाँ की जाति है उनके नेताओं को इकट्ठा किया गया। और इसके बाद अगर हम कहें कि साउथ के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु से जो AISMK का जो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, जो एक्टर हैं शरद कुमार उनकी पार्टी, इसके साथ AMMK के जो महासचिव थे वो पार्टी में शामिल हो गए। अम्मा मक्कलम मुनेत्र कड़गम पार्टी भी बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हो गई। AMMK भी बिना शर्त शाह के साथ खड़ी हो गई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां भी तेलुगु देशम सबसे पहले साथ आ गई। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी साथ आ गई। इसके साथ तेलुगु देशम जो एक वक्त तक इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रही थी वो भी छोड़कर आ गई। RLD की चर्चा हम कर चुके हैं। तो TDP भी आज आंध्र प्रदेश में गठबंधन के हिस्से में और अमित शाह के साथ खड़ी है। और इस तरीके से अमित शाह ने राज्यों के पार्टियों के बीच और देश के अंदर जो हालात बनाए उसमें क्या कुछ किया। लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में अमित शाह ने क्या किया, देशभक्ति डाली। अमित शाह ने लोगों के मन में राम मंदिर के प्रति, क्योंकि धर्म के मामले पर बीजेपी का तो एजेंडा रहा, तो अमित शाह को जहां लगा कि वो कमजोर पड़ रहे हैं या जहां पर उनकी रणनीति काम नहीं कर रही है वहां अमित शाह ने धर्म, राम मंदिर, राम जी को लाया। जहां लगा कि राम जी से काम नहीं चलेगा वहां उन्होंने क्या कुछ किया, वहां पे उन्होंने सीधे तौर पे तो छोटी छोटी जातियां हैं उनको इकट्ठा किया और जातियों को समाहित कर दी। और बात यहां भी नहीं बना तो फिर देशभक्ति तो था ही उसको भी। तो ये तीनों को मिलाकर जो टेस्टर तैयार हुआ, जो ये कॉम्बिनेशन बना, इसके बदौलत अमित शाह ने देश के अंदर एक अलग, तो ये अमित शाह एक व्यक्ति ने एक पार्टी को उसकी पहचान जो धुंधली हो गई थी, हालांकि वो पहचान की मुहताज पार्टी नहीं थी, लेकिन अमित शाह के आने के बाद जो उस पर धुंधली हुई थी, तो धूल लगा था, उस धूल को मिटाकर उसको चमकीला बनाकर और उस झंडे को आज विश्व के स्तर पर लहराने का
फहराने का, परचम के साथ संसद में पहुंचाने का बड़ा प्लान सेट कर दिया। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे दिए हैं। लेकिन ये 400 पार का नारा पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन अमित शाह हर असंभव को संभव और हर नामुमकिन को मुमकिन करने का हौसला रखते हैं। ये अमित शाह है। अमित शाह वो चाणक्य जिसने सियासत में 70 साल को भी देखा है और 2014 के बाद 2024 के इन 10 सालों को भी देखा।